नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। स्कूल शिक्षा विभाग बनाएगा 2024 तक सभी संस्थानों स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल। ट्विटर पर शंपा सेन गुप्ता की पोस्ट। 27 अगस्त 2023 को होगा पद्मश्री शोभना नारायण को समर्पित याज्ञसेनी बॉर्न आउट ऑफ फायर एंड ओड। 25 से 27 अगस्त को होगा भारत का पहला अखिल भारतीय होटल आर्ट फेयर आर्टिक्स। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। खुले हैं इंक्लूजन रन के लिए पंजीकरण। फुटबॉल टूर्नामेंट में त्रिची की टीम दूसरे स्थान पर। मैसूर के विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा, विकलांग बच्चों के लिए अधिक विशेष देखभाल केंद्र खोले। विधायक ने दिलाया विश्वास, दिव्यांग शिक्षिका को जगी आस। प्रमुख कंपनियों में नौकरियों के लिए 100 से भी अधिक उम्मीदवारों को किया गया शॉर्टलिस्ट। हैदराबाद में दिव्यांग महिला के बलात्कार के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए परिणाम घोषित। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups
like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे गौरी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को कहा कि 2024 तक सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाया जाएगा और विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर ने NHRC के निर्देशों का जिक्र करते हुए क्षेत्र के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम की धारा 45 को लागू करने के लिए कहा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम धारा 45 में कहा गया है कि सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को ऐसे नियमों की अधिसूचना के तारीख से 5 साल के अधिक अवधि के भीतर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सुलभ बनाया जाए। उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अपने सभी भवनों और स्थानों में पहुंच प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कार्य योजना तैयार और प्रकाशित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग 2024 तक सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा और इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग व्यक्तियों के परामर्श से अगले 3 महीनों के भीतर सभी स्कूलों का एक्सेस ऑडिट किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग विकलांग छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। विकलांग बच्चों और विकलांग कर्मचारियों की चुनौतियों को कम करने के लिए जोनल स्तर पर मुख्य शिक्षा कार्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क की आवश्यकता है। निदेशालय के अनुसार सभी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपने परिवहन बेड़े में स्कूल भवनों तक पहुंच, विकलांगों के लिए अनुकूल शौचालय का प्रावधान, सुलभ वॉश स्टेशन और लो फ्लोर बसों का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा। आदेश दिया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की सभी वेबसाइटें 5 महीने के भीतर वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के अनुसार पूरी तरह से विकलांगों के अनुकूल होनी चाहिए और इन वेबसाइटों पर परीक्षा फॉर्म जमा किए जाएंगे। उन्हें पूरी तरह से विकलांगों के अनुकूल किया जाएगा। ये भी निर्देश दिया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त सहित सभी स्कूलों की वेबसाइटें माने निजी स्कूलों की वेबसाइटें दृश्य, श्रवण और भाषण विकलांगता वाले छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से पहुंच प्रदान करेंगे। दोस्तों सुनेंगे ट्विटर पर शेयर की गई शंपा सेन गुप्ता की पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूढ़िवादिता से निपटने पर हैंडबुक का विमोचन एक स्वागत योग्य कदम है। व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि इसमें विकलांग महिलाओं को भी शामिल किया गया है। क्या हमें विकलांग लोगों का उल्लेख करते समय शब्दावली को सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पत्र नहीं लिखना चाहिए? दोस्तों अब सुनते हैं एक इवेंट के बारे में जिसका नाम है याज्ञसेनी बॉर्न आउट ऑफ फायर एंड ओड। दोस्तों प्रसिद्ध कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण दशकों से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक किरण रही है। कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता और सराहना मिली है। उनकी प्रबल अनुयायी और शिष्या अनुपमा झा 27 अगस्त 2023 को कमानी ऑडिटोरियम में अपने गुरु पद्मश्री शोभना नारायण के लिए याज्ञसेनी बॉर्न आउट ऑफ फायर एंड ओड लेकर आ रही हैं। मूलतः वियतनाम की भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्यांगना अनुपमा झा ने पिछले कुछ वर्षों से अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया है। लॉकडाउन ने उन्होंने अपने गुरु शोभना से जुड़ने और उनकी जीवन यात्रा को पूरा करने में मदद करने का अवसर दिया था। याज्ञसेनी ने अनुपमा को एक कथक प्रोडक्शन बनाने का विचार दिया, जहां वो महिलाओं को प्रेरित और सशक्त बना सके।
जैसे ही उनकी यात्रा उनके गुरु के साथ शुरू हुई तो उनके प्रेरणा स्रोत बने इस विचार ने आकार लिया। अपने गुरु के प्रति समर्पण में अनुपमा का याज्ञसेनी प्रोडक्शन उनकी ताकत और प्रेरणा के स्रोत को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा किया गया है। उनकी गुरु सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करती हैं, जो बताती है कि अपने मूल्यों, नैतिकता, गरिमा और अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी शर्तों पर जीवन कैसे जिया जाए। उन्होंने दोहरे पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक अद्वितीय मिसाल कायम की है और दोनों में सफलता का शिखर हासिल किया है। उनके अग्रणी उदाहरण ने तब से अनगिनत युवा महिलाओं को उनके मार्ग का अनुकरण करने और अपने जीवन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि याज्ञसेनी महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक कथक प्रस्तुति कला का एक विस्मयकारी प्रदर्शन है, जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करता है। द्रौपदी के जीवन पर आधारित ये नृत्य नाटिका उन महिलाओं की ताकत और दृढ़ता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जिन्होंने अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अनगिनत बाधाओं को पार किया है। आज महिलाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता इसे और अधिक शक्तिशाली और प्रेरणादायक बनाती है। तो दोस्तों, इस शानदार कलाविष्कार का हिस्सा बनने के लिए 27 अगस्त 2023 को जरूर विजिट करें दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम को और याज्ञसेनी बॉर्न आउट ऑफ फायर एंड ओड का अद्भुत अनुभव ले। दोस्तों, जानते हैं आर्टिक्स यानी भारत के पहले पैन इंडिया होटल आर्ट फेयर के बारे में। कला और विलासिता की दुनिया अब बाधाओं को तोड़ने जा रही है। ये बेंचमार्क सेटिंग्स को हिलाने वाली है। पारंपरिक मानक मानदंडों को चुनौती देने के लिए आ रहा है भारत का पहला अखिल भारतीय होटल कला मेला आर्टिक्स। भारत भर में अपनी तरह का ये पहला कला और विलासिता का प्रतीक होटल आर्ट फेयर है, जहां लग्जरी और अरूषी आर्ट्स के प्रसिद्ध घरानों के प्रयासों के माध्यम से एक दिलचस्प अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसका पहला संस्करण ताज पैलेस नई दिल्ली में 25 अगस्त से 27 अगस्त 2023 के बीच किया जाएगा। साथ ही भारत में प्रचलित वस्त्रों, आदिवासी कलाओं और कारागिरों को बढ़ावा दिया जाएगा और कुछ कार्रवाई को दान के रूप में भी दर्शाया जाएगा। पहली बार ताज पैलेस के कमरों और फर्शों को निजी पूर्वावलोकन स्थानों में परावर्तित किया जाएगा, जिनमें कला और कलाकार की भावना का सार समाहित किया गया है। आर्टिक्स के प्रीमियर दिवस पर उत्कृष्ट लुभावनी संग्रह का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद एक उल्लासपूर्ण पूर्वावलोकन पार्टी का आयोजन किया जाएगा। एक अग्रणी और आदर्श अखिल भारतीय होटल कला मेला आने वाले युग के संग्रहों के लिए एक नए और उज्जवल भविष्य की शुरुआत करेगा। आर्टिक्स एक संचयी अनुभव है जो गैलरिस्टों और संग्राहकों के बीच व्यावहारिक अनुभव और बातचीत का पता लगाता है और उसका विस्तार करता है। इस मेगा इवेंट के पीछे 3 सूत्रधार हैं: पायल कपूर, मालविका पोद्दार और टिम सी आनंद, जिनकी कला की दुनिया में क्रांति लाने की दृष्टि और इच्छा ने इस अनोखे कला मेला की नींव रखी है। आर्टिक्स की अवधारणा के पीछे इन तीनों का मकसद है स्वदेशी और वैश्विक कला और कलाकारों की परंपरा और विरासत की प्रशंसा करना और कला पारखी और संग्राहकों को कला और संबंधित क्षेत्रों के माहौल में डूबने के लिए एक मंच प्रदान करना। आरुषि आर्ट की संस्थापक पायल कपूर कहती है, आर्टिक्स एक अनूठी अवधारणा है, पूरे भारत में अपनी तरह का पहला होटल कला मेला जो स्थानों को आकर्षित कला अनुभवों में बदल देता है। इस आयोजन की मेजबानी करके हमारा उद्देश्य कला उद्योग को सशक्त और जीवंत बनाना है, साथ ही कला प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है। कर्मा की संस्थापिका मालविका पोद्दार का कहना है कि भारत में अपने पहले संस्करण के लिए आर्टिक्स वस्त्रों से लेकर आभूषणों तक फैली कलाकृति की विविध रेंज का प्रदर्शन करके
युवा संग्रहकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए दीर्घाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। हम इसके माध्यम से विलासिता और कला को मूल रूप से एकजुट करने की आकांक्षा रखते हैं। हम इस अवसर को पूरे भारत में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे अधिकाधिक गैलरिस्ट्स और संग्रहकर्ताओं को अपनी कलाकृति दिखाने के लिए अधिक अवसर मिल पाए। जलसा और जहान लग्जरी की संस्थापक टिम्सी आनंद कहती है कि मैं आर्टिक्स को आत्म अभिव्यक्ति और अप्रतिबंधित कल्पना का एक माध्यम मानती हूँ, जो सभी नियमों को खारिज करता है। कला ब्रश के हर झटके में जुनून भर देती है। ये रंग की एक मोहक शक्ति से प्रेरित होती है। मैं दुनिया को रंग के चश्मे से देखती हूँ। काले और सफेद का अस्तित्व ही नहीं है। आर्टिक्स कला के सभी रूपों का जश्न मनाता है, सीमाओं को पार करता है और असीम रचनात्मकता और भावनात्मक अनुभव के माध्यम से आत्मा को छूता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरुषि आर्ट गैलरी, धूमीमल आर्ट गैलरी और आर्ट एंड बियॉन्ड जैसे कुछ नाम FN जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन में 40 से अधिक प्रतिभागी भी शामिल होंगे, जिनमें से अधिकांश भारत से हैं। भारत में पहला अखिल भारतीय कला मेला आर्टिक्स आभूषण और वस्त्रों के डिजाइनरों को आमंत्रित करता है। ये देश का पहला होटल कला मेला है, जो हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता जैसे स्थानों पर होगा। तो दोस्तों, भूलिएगा मत, 25 अगस्त से 27 अगस्त 2023 के बीच देखें भारत का पहला अखिल भारतीय होटल कला मेला आर्टिक्स। दोस्तों, अब बारी है NFB के जॉब अलर्ट सुनने की। तो आज का NFB जॉब अलर्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर की ओर से। यहाँ पर कुल 1060 प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आरक्षण अधिनियम के अनुसार दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अगस्त। अधिक जानकारी पाने के लिए आप विजिट करें www.hal-india.co.in। याद रहे www.hal-india.co.in। दोस्तों, इसी के साथ भारतीय डाक विभाग ने भी LV के लिए 195 पद आरक्षित किए हैं। यहाँ पर पूरे भारत से डाक सेवक के लिए 13,618 पदों की भर्ती की जानी है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें indiapostgdsonline.gov.in। याद रहे indiapostgdsonline.gov.in। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के बारे में। यहाँ पर हमें घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में इंक्लूजन रन के लिए अब पंजीकरण शुरू हो गए हैं। रविवार 15 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन उत्तर भारत के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है। इस वर्ष 50,000 से भी अधिक प्रतिभागियों की उम्मीद की जा रही है। इस शानदार आयोजन के हिस्से के रूप में एडवेंचर्स बियॉन्ड बैरियर्स फाउंडेशन ABBF इंक्लूजन रन का आयोजन कर रहा है। दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले धावक उन दौड़ने वाले सहयोगियों के साथ भाग ले जो एमडॉक्स, अपोलो टायर्स, एक्सेंचर आदि जैसे कॉरपोरेट के वरिष्ठ नेता होंगे। ये समावेशन को बढ़ावा देने, कॉरपोरेट नेताओं के साथ संबंध बनाने और एक साथ खेलने का आनंद लेने का एक उत्कृष्ट अवसर है। दोस्तों, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए आपको गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करना होगा। सीटें सीमित है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी। कृपया ध्यान रखें कि आपसे 14 अक्टूबर को ABBF द्वारा प्रदान किए गए रात्रि आवास स्थल पर पहुंचने की उम्मीद की जाएगी। ABBF सभी पंजीकरण शुल्कों को कवर करेगा और प्रत्येक प्रतिभागी को एक प्रीमियम गुणवत्ता वाली टी-शर्ट, पदक, प्रमाण पत्र, दौड़ के दिन से पहले रात को आवास, कार्यक्रम स्थल तक यात्रा और भोजन भी दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक प्रतिभागी से 10 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ने या चलने और दौड़ के दिन से पहले कम से कम 2 बार दिल्ली में अभ्यास दौड़ में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।
यदि आप एक गैर सरकारी संगठन है जो ABBF के साथ सहयोग करने में रुचि रखते हैं, तो कृपया पहले से अलग से संपर्क करें। उत्तर भारत के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक का हिस्सा बनने और सार्थक तरीके से समावेशन को बढ़ावा देने के शानदार अवसर से ना चूके। अभी पंजीकरण करें और अविस्मरणीय अनुभव के लिए जुड़े वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन से। दोस्तों, इसके संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप कृपया ABBF की वेबसाइट पर जाएं, जो है www.abbf.in, या आप संपर्क कर सकते हैं 9011140185 पर। याद रहे 9011140185 पर। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। दोस्तों, विकलांगों के लिए समर्थनम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया नौकरी मेला सोमवार को बहुत ही सफल साबित हुआ है, जिसमें 100 से भी अधिक उम्मीदवारों को Amazon, फ्लिपकार्ट, कोटक और IBM जैसी कंपनियों में रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। विकलांग लोगों के सामने आने वाली बाधाओं को देखते हुए कई उम्मीदवारों ने शहर में ऐसे आयोजनों की उम्मीद की थी। लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित 32 वर्षीय पूजा रानी, जिनके पास HR में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, ने कहा कि मुझे HR की नौकरी नहीं मिल सकी, इसलिए मैं एक पैथोलॉजी लैब में मात्र 8,000 रुपए प्रति माह पर काम कर रही थी, लेकिन मैं इसके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकती थी। मैं इस डर से वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी कि शायद मुझे दूसरा मौका न मिले। साक्षात्कारों के गहन दौर के बाद यूपी की मूल निवासी पूजा को सोमवार को क्रेडिट कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे माता पिता हमें इस उम्मीद के साथ शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि हम नौकरी ढूंढ लेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वास्तव में नौकरी ढूंढना हमारे जैसे लोगों के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सहायता प्रदान की जाए तो सभी क्षेत्रों के नियोक्ता पाएंगे कि विकलांग लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं। सोमवार को गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 31 स्थित ITI में जॉब फेयर के लिए करीब 26 कंपनियां एक साथ आई। बोलने सुनने में बाधा से लेकर चलने फिरने में अक्षमता तक की विकलांगता वाले लोग
रोजगार की तलाश में यहाँ पहुँचे थे। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की भागीदारी भी खूब देखी गई। समर्थनम के बसवराज समशी ने कहा कि मेले का उद्देश्य नौकरी प्रदाताओं को नौकरी चाहने वालों से जोड़ना है। ये इस साल दिल्ली में दूसरा रोजगार मेला है। मेले में लगभग 100 उम्मीदवारों को रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यूपी के शामली के रहने वाले सपन कुमार लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है। 30 वर्षीय इस व्यक्ति ने कहा कि कई लोगों की तरह मैंने बेहतर वेतन वाली नौकरी की तलाश में अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन दूसरों के विपरीत विकलांग लोगों के लिए नौकरी पाना अधिक कठिन होता है। बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने कहा कि मुझे टेलीकॉम कंपनियों में काम करने का अनुभव है, लेकिन हाल ही में जब मैंने एक पद के लिए आवेदन किया तो नियोक्ताओं ने नौकरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कार्यालय 3री मंजिल पर है और उन्हें लगा कि ये मेरे लिए असंभव होगा। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित डीयू के अंतिम वर्ष के इतिहास के छात्र 22 वर्षीय प्रदीप सिंह इकलौता बेटा है और अपने परिवार की मदद के लिए कमाई शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि दृष्टिबाधित होने के कारण मुझे लंबे समय तक नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। प्रदीप ने महसूस किया कि कोविड के बाद घर से काम करना संभव हो गया है। इसी तरह के उपायों से विकलांग लोगों को कार्यबल में पैर जमाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अब प्रौद्योगिकी में इतनी प्रगति के साथ कई नौकरियां हैं जो दृष्टिबाधित लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नियोक्ताओं की ओर से नौकरियां देने की इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं NAAI माने के नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दिव्यांग जनों के लिए कौशल प्रतियोगिताएं माने के स्किल कॉम्पिटिशन्स के लिए पंजीकरण के आमंत्रण पे अधिक जानकारी। दोस्तों, सभी दिव्यांग जनों को दिव्यांग जनों के लिए NAAI एबिलिम्पिक्स कौशल प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एबिलिम्पिक्स दिव्यांग जनों के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कौशल प्रतियोगिताएं होती हैं, माने के स्किल कॉम्पिटिशन्स। इन्हें भारत में नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAAI नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फिर हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, NAAI 2027 में आयोजित होने वाली अगली 11वीं अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाशाली दिव्यांगों के चयन का नया चक्र शुरू करने जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का पहला चक्र 2023-2024 के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। ये क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं कहां पर और कौन सी तिथियों को ली जाएंगी? उत्तर क्षेत्र प्रतियोगिताएं 8 और 9 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम, दिल्ली, NCR में ली जाएंगी। पश्चिमी क्षेत्र की प्रतियोगिताएं 11 और 12 जनवरी 2024 को गोवा में ली जाएंगी, लेकिन ये स्थान बदला भी जा सकता है। दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रतियोगिताएं अप्रैल या मई के महीने में 2024 में ली जाएंगी। पूर्वी क्षेत्र के लिए जून या जुलाई में 2024 में ये प्रतियोगिताएं ली जा सकती है। इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए अभी भी स्थान पूरी रूप से निश्चित नहीं किया गया है। इसी के साथ मध्य क्षेत्र के लिए जुलाई या अगस्त के महीनों में 2024 में MP के जबलपुर में क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं ली जाएंगी। इसे भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिताओं के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पहले चक्र के लिए जिन 21 कौशल श्रेणियों का चयन किया गया है वे कौन सी है। इसमें शामिल है क्राफ्ट्स यानी शिल्प, सर्विसेज यानी सेवाएं, हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य, ICT, इसके बाद एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, ड्रेस मेकिंग बेसिक, पोशाक बनाना बुनियादी प्रतियोगिता, बेकरी या ब्रेड मेकिंग, क्रिएटिंग वेब पेजेस बनाना, क्रोशिया का काम, टेलरिंग या सिलाई का काम, कुकिंग या खाना पकाना व्यक्तिगत कार्य, शब्द संसाधन माने वर्ड प्रोसेसिंग, पेंटिंग,
यानी चित्रकारी, ज्वेलरी मेकिंग यानी आभूषण बनाना, पैटिसरी और कॉन्फेक्शनरी, डेटा प्रोसेसिंग, बेसिक, MS एक्सेल और एक्सेस, वेस्ट रीयूज माने अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना, ड्रेस मेकिंग एडवांस माने पोशाक निर्माण उन्नत, इसके बाद रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सेवा, फोटोग्राफी आउटडोर, फ्लोरल अरेंजमेंट यानी पुष्प सज्जा, फोटोग्राफी स्टूडियो, चरित्र डिजाइनिंग यानी कैरेक्टर डिजाइनिंग या एनिमेशन, पोस्टर डिजाइनिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दोस्तों आइए अब जानते हैं NAAI एबिलिम्पिक्स कौशल प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने हेतु PWD उम्मीदवार के मानदंडों के बारे में। PWD उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति को पंजीकृत किया जा सकता है, बशर्ते वे बाहरी सहायता के बिना अपनी रुचि की कौशल की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। इसी के साथ कोई भी शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी पसंद की केवल एक ही श्रेणी में पंजीकरण कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप संपर्क कर सकते हैं ईमेल द्वारा info@abylimpicIndia-njb.org पर। याद रहे info@abylimpicIndia-njb.org पर, या फिर आप लिख सकते हैं ईमेल ict.trainer@abylimpicsindia.org पर। याद रहे ict.trainer@abylimpicsindia.org पर। याद रहे उम्मीदवार पंजीकरण करते समय यदि लागू हो तो फॉर्म में अपने संगठन और NGO का नाम भी लिख सकते हैं। उम्मीदवार को पंजीकरण के लिए एक गूगल लिंक से फॉर्म भरना होगा और ये लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं ईमेल द्वारा, या फिर आप विजिट करें www.abylimpicsindia.org। याद रहे abylimpicsindia.org। दोस्तों आइए अब सुनते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट में त्रिची के टीम के यश के बारे में। अनुकूलित माने विकलांग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किए गए खेलों में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में त्रिची जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले बौद्धिक विकलांग 6 सदस्यों की एक टीम ने पिछले सप्ताह कोयम्बटूर में आयोजित बौद्धिक रूप से विकलांगों के लिए राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में दूसरा पुरस्कार जीता है। जिला कलेक्टर M प्रदीप कुमार ने मंगलवार को यहां अपने कार्यालय में टीम के सदस्यों और प्रबंधन को सम्मानित किया। बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और कबड्डी जैसे आयोजन विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए आयोजित किए गए थे। बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में त्रिची टीम का प्रतिनिधित्व अर्श अहमद शेख, अभिषेक मधुरम, विनोद कुमार, पी साशांक, जे जयप्रकाश और RV हेविक ने किया था, जिनकी उम्र 15 से 22 वर्ष के बीच है। फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 10 जिलों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी और 1 स्थानापन्न खिलाड़ी था। 12 मैचेस के बाद त्रिची टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। वे फाइनल में सेलम जिले की टीम से हार गए। सदस्यों को 18,000 का नकद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 42 गोल करने वाले जयप्रकाश को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। दोस्तों अब खबर सुनते हैं लोक सेवा आयोग से, जहां पर UPSC ने संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम देख और डाउनलोड भी कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण माने इंटरव्यू के दौरान सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। UPSC जियो साइंटिस्ट मुख्य परिणाम 2023 upsc.gov.in पर घोषित किए गए हैं। UPSC परिणाम 2023 संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित किया।
जो उम्मीदवार यूपीएससी भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2023 में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम देखें और डाउनलोड करें। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2023 24 और 25 जून को आयोजित की गई थी। अब यूपीएससी ने साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय, शारीरिक विकलांगता, EWS आदि से संबंधित अपने दावे के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यूपीएससी भू वैज्ञानिक मुख्य परिणाम 2023 की जांच कैसे करें? चरण पहला, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ये वेबसाइट है www.upsc.gov.in। दूसरा चरण, मुख्य पृष्ठ पर जाएं, नया क्या है इस अनुभाग पर क्लिक करें। चरण तीसरा, अब उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें लिखा है संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2023। चरण चौथा, परिणाम की एक PDF फाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। चरण पांचवा, परिणाम सूची में अपना नाम जांचें। चरण 6, भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें। डाउनलोड करें यूपीएससी संयुक्त भू वैज्ञानिक परिणाम 2023। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और इसे प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ जमा करना होगा। तय समय में DAF आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, खबर है मैसूर से। यहाँ पर उडुपी स्थित पेजावर मठ के संत विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने शुक्रवार को विकलांग बच्चों के लिए और अधिक विशेष देखभाल केंद्र खोलने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि इससे उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने में मदद मिलेगी। वो शहर के KG कोपल सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में विकलांग बच्चों के लिए विशेष देखभाल केंद्रों का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने अपने भक्तों से जरूरतमंदों, अनाथों और समाज में उपेक्षित बच्चों की मदद करने को कहा। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों को शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का भी सुझाव दिया और इस तरह विकलांग बच्चों को सामान्य जीवन जीने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद की। कृष्णराज विधायक T श्रीवत्स ने कहा कि ऐसे केंद्र कामकाजी माता पिता को अपने विकलांग बच्चों की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। मेयर शिव कुमार, डिप्टी मेयर G रूपा और अन्य भी इस मौके पर उपस्थित थे। दोस्तों, खबर झारखंड के हजारीबाग से। यहाँ पर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तोरार की आदिवासी दिव्यांग पारा शिक्षिका सुमित्रा कुमारी को 7 साल से मानदेय नहीं मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विधायक की ओर से शिक्षिका को विश्वास दिया गया है कि उसके बकाया मानदेय का भुगतान करने के लिए विधानसभा में मामला उठाया जाएगा। इसी के बाद से शिक्षिका में एक आशा की किरण जगी है। दरअसल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित धरना में दिव्यांग शिक्षिका भी पहुंची थी। इस धरना में बरकट्ठा विधायक अमित यादव भी आए थे। धरना दे रही दिव्यांग शिक्षिका पर जब विधायक का ध्यान गया तो उनसे रहा नहीं गया और वे उसके बारे में जानकारी लेने लगे। जब शिक्षिका ने बताया कि तत्कालीन BEO नागेश्वर सिंह ने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को लेकर वर्ष 2015 में मानदेय निकासी पर रोक लगा दी, मैंने इंटर का सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया था। इसके बाद भी मेरा नाम मानदेय में जारी नहीं किया गया। मानदेय निकासी पर रोक संबंधित BEO का पत्र के बाद कोई पत्र जारी नहीं किया गया। तब से अब तक 7 साल का समय गुजर गया है और मानदेय नहीं मिला है, जबकि मैं लगातार स्कूल में जाकर पढ़ा रही हूँ। दिव्यांग शिक्षिका की बात सुनकर विधायक भावुक हो गए और कहा कि जब एक आदिवासी दिव्यांग महिला को न्याय नहीं मिल रहा तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। कहा कि इस मामले में जो भी पदाधिकारी और कर्मी दोषी होंगे उन्हें सजा दिलाकर ही रहेंगे। इधर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने भी दिव्यांग शिक्षिका के मामले में जांच का आदेश DEO को दिया है। अब उसका समय भी पूरा हो गया है। DEO से मामले में दोषी पदाधिकारी और कर्मी को चिन्हित कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हैदराबाद से। यहाँ पर एक चौंकाने वाली घटना में
शुक्रवार शाम हुमायूं नगर कॉलोनी में एक दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता मदद के लिए पुकार भी नहीं सकी और चुपचाप इस क्रूर हमले को सहती रही। हुमायूं नगर पुलिस ने उसके परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 30 साल की पीड़िता और उसका पति दोनों ही दिव्यांग है। पति मजदूरी करता है और पीड़िता एक गृहिणी है, जबकि पति का भाई उनके साथ रहता है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के सामने वाले घर में रहने वाला 24 वर्षीय आरोपी संदीप उर्फ साई पिछले 4 महीने से उस पर नजर रखे हुए था। संदीप ने उसे अकेला पाकर सबसे पहले उस पर तब हमला किया जब वो बाथरूम जा रही थी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता गूंगी होने के कारण मदद के लिए गुहार भी नहीं लगा सकी। उसकी शर्मिंदगी को ठेस पहुंचाने के बाद वो उसके घर से भाग गया, लेकिन उसे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। पड़ोसियों ने पीड़िता को बाथरूम का दरवाजा पीटते सुना और दरवाजा खोल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वो अपने परिवार के साथ पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग बनाएगा 2024 तक सभी संस्थानों स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल। ट्विटर पर शंपा सेन गुप्ता की पोस्ट। 27 अगस्त 2023 को होगा पद्मश्री शोभना नारायण को समर्पित याज्ञसेनी बॉर्न आउट ऑफ फायर एंड ओड। 25 से 27 अगस्त को होगा भारत का पहला अखिल भारतीय होटल आर्ट फेयर आर्टिक्स। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। खुली है इंक्लूजन रन के लिए पंजीकरण। फुटबॉल टूर्नामेंट में त्रिची की टीम दूसरे स्थान पर। मैसूर के विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा, विकलांग बच्चों के लिए अधिक विशेष देखभाल केंद्र खोले। विधायक ने दिलाया विश्वास, दिव्यांग शिक्षिका को जगी आस। प्रमुख कंपनियों में नौकरियों के लिए 100 से भी अधिक उम्मीदवारों को किया गया शॉर्टलिस्ट। हैदराबाद में दिव्यांग महिला के बलात्कार के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए